नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन लांबा आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हमारे पास टॉपिक चल रहा था भारत का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में हमने देखा था कि जो नदियां हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं। कौन से दो भाग थे? एक तो हमारे पास में हिमालय की नदियां, सेकंड में थी प्रायद्वीप भारत की नदियां। और प्रायद्वीप भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया था। कौन सी थी? एक तो अरब सागर में गिरने वाली नदी और सेकंड में थी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। लेकिन उससे पहले हमने देखा हिमालय। और तो हिमालय में हमारे पास में कौन सी नदी आई थी? सबसे पहले आई थी हमारे पास सिंधु नदी। उनके बारे में हमने भी बहुत अच्छे से देखा है। सिंधु के बाद में आती है गंगा, और गंगा के बाद में आएगी हमारे पास ब्रह्मपुत्र। ये तीन नदियां हिमालय से निकलती हैं और इन्हीं अपवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। गंगा नदी अपवाह तंत्र का मतलब होता है उसकी सहायक नदियों को इसमें शामिल कर लिया गया है। सिंधु नदी जिन्होंने फर्स्ट पे भी नहीं देखी है ना, वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जब हम उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहे हैं तो सारे भारत में जो नदियां आ रही है उनको कवर करते चलेंगे। अब हमारे पास में टॉपिक रहेगा गंगा नदी का अपवाह तंत्र। गंगा नदी के बारे में भाई आप लोगों ने बिल्कुल जरूर सुना है, और उसकी सहायक नदियां कौन सी आएगी हमारे पास में वो देखेंगे। ये चीज हिमालय से निकलने वाली नदी यानी कि गंगा नदी अपवाह तंत्र। गंगा नदी अपवाह तंत्र, ये चीजें सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। गंगा नदी का उद्गम कोई एक प्रॉपर जगह से नहीं होता। शुरुआत में आती है कुछ जलधाराएं, और जब ये जलधाराएं आगे जाकर मिलेंगी तब गंगा नदी का उद्गम होगा। थोड़ा सा एक बार रफली बता देते हैं आपको। ये हमारे पास में इस प्रकार से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, और ये आगे चलता जाएगा। ये यहाँ पर जब यहाँ से हमने देखा था हिमालय, वही जिसको स्टूडेंट को हिमालय याद नहीं है ना, तो उनको दिक्कत आनी लाजमी है। ये हमारे पास में महान हिमालय था, और महान हिमालय में हमारे पास में पहाड़ियां आई थी बंदरपुंछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी। ये चीजें इसमें पहाड़ियां थी, और वहीं से अब कुछ ना कुछ जलधाराएं निकलेंगी। जैसे यहाँ पर हमारे पास शुरुआत में थी बंदरपुंछ। बंदरपुंछ से इसकी सहायक नदी आती है, फिर आएगी केदारनाथ, बद्रीनाथ, और यहाँ पर एक जगह आएगी गंगोत्री। ये गंगोत्री भी एक पहाड़ी है। जिन्होंने भी गौमुख का नाम सुना हुआ, ये चीजें यानी कि 4 पहाड़ियों से गंगा नदी का उद्गम होगा। और शुरुआत में 2 जलधाराएं मिलती हैं, उनके बारे में भी अभी देखेंगे। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास में 4 पहाड़ियां हैं, और कौन से हिमालय की पहाड़ियां हैं? ये भी महान हिमालय की है। फर्स्ट में आती है बंदरपुंछ। जब आप मैप बनाने लगे तो इसे भी बिल्कुल ध्यान से देखना, बंदरपुंछ। फिर आएगा हमारे पास में गंगोत्री। गंगोत्री के बाद में केदारनाथ, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, ये हमारे पास में 4 पहाड़ियां हैं। यहां से एक जलधारा आती है जिसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है इसका? भागीरथी। ये मैप भी बहुत अच्छे से बनाना है। अगर मैप नहीं बनाया तो समझो काम थोड़ा खराब है। और बद्रीनाथ से आती है अलकनंदा। ये दोनों कहां पर मिलती हैं? देवप्रयाग के पास। देवप्रयाग के पास में ये मिलेंगी। यहां से गंगोत्री, यहां से एक नदी आती है जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी, इसको आराम से भी जरूर बड़े अच्छे से लिखना। क्या नाम आएगा? मंदाकिनी। इसको छोटा करते हैं, मंदाकिनी। ये जहां पर मिलती हैं उसको बोला जाता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग।
फिर इसके बाद कोई छोटी मोटी जलधाराएं और आती हैं, उनमें से भी हमें प्रश्न देखने को मिलता है। यहाँ से कोई एक जलधारा आएगी, इसके बारे में पता होना चाहिए कौन सी जलधाराएं हैं, हमें कोई इससे लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बद्रीनाथ है, इसको थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं। बद्रीनाथ। यहां से जलधाराएं अलग कलर में लेंगे हम। फर्स्ट पे आती है धौली गंगा। धौली गंगा ये हमारे पास में रहेगी। ये जहां पर मिलेगी उसको बोला जाता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। फिर इसके नीचे आती है नंदाकिनी, और नंदाकिनी नदी को बोला जाता है, जहां पर मिलती है उसको नंद प्रयाग। और उसके नीचे आएगी पिंडार नदी, और पिंडार नदी को बोला जाता है कर्ण प्रयाग। ये हमारे पास में 5 प्रयाग हैं। इनको जिस किसी को भी देखना है इसको जूम करके और अच्छे से पहले तो इसको ही बनाना है भाई, ये आपको पहले देखना पड़ेगा। फिर हमारे पास में ये सभी को उम्मीद करता हूं अच्छे से देख लिया है। देखने के बाद में जब यहाँ से इनका आगे चलेंगे हमारे पास कुछ अलग अलग नदियां और आएंगी। 5 प्रयाग बनने के बाद जब ये गंगोत्री से आती है भागीरथी, और ये कौन सी नदी है, बद्रीनाथ से आती है अलकनंदा। अलकनंदा। जब दोनों भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग के पास में मिलती है तब इसका नाम होता है गंगा। इससे पहले ये हमारे पास क्या थी, सिर्फ और सिर्फ 2 अलग अलग नदियां थी। अब हमारे पास इसका क्या नाम हो चुका है, गंगा। ये चीजें अब थोड़ा सा और बात आई, जब ये आगे चलेगी तो इसी पे आता है हरिद्वार, और ये हरिद्वार के पास मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हरिद्वार। और हरिद्वार के बाद ये उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इस प्रकार से ये चलते हुए वेस्ट बंगाल के बाद में ये 2 जलधाराओं में विभक्त हो जाती है। भी इनका नाम भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ से जब ये चल रही है तो ये सिंपल सीधा जाएगी, उसको हम जानते हैं हुगली नदी। और एक जगह आती है वेस्ट बंगाल में फरक्का, और एक जलधारा आएगी आगे वाली जो सीधी जलधारा आ जाती है, इसका नाम हो जाता है भागीरथी। और बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ था। इस यहां से जगह है फरक्का। फरक्का के बाद जो ये जलधारा है इसका नाम हो चुका है अब भागीरथी। फिर हमारे पास जो यहां से एक वितरिका फटती है उसका नाम है हुगली। हुगली नदी। आपको पता होगा सहायक नदियां होती हैं और एक वितरिका होती है। सहायक नदी क्या काम करती है, जो मुख्य नदी होती है उसका जल स्तर बढ़ाने का काम करती है, और जो वितरिका होती है जो मुख्य नदी है उसका जल स्तर घटाने का काम करती है। इस प्रकार से जब ये हमारे पास में गंगा, ना तो शुरुआत में गंगा है और ना ही एंड में गंगा है, फिर भी नाम गंगा है भाई, वो हमारे पास में ये बांग्लादेश आ गया। और बांग्लादेश में जब यहाँ पर इसने एंट्री की तब इस जलधारा का नाम फिर से चेंज हो गया है, और ये यहां से किसके नाम से जाना जाता है, पद्मा। ये हमारे पास में अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है भाई, नाम से भी पता नहीं कितनी बार प्रश्न पूछे गए हैं। यहां से हमारे पास में भागीरथी एक मुख्य जलधारा है, उसमें से अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग के पास में, तो इसका नाम हो गया गंगा। और गंगा उसके बाद हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद में यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में एक जगह आएगी फरक्का, और फरक्का पर ये 2 भागों में विभक्त हो जाती है। एक का नाम आ जाता है भागीरथी और सेकंड आ जाता है हुगली। जो भागीरथी फरक्का के बाद में, और इसी के किनारे एक प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, तब वो प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे हुआ। आज जिस स्टूडेंट ने भाई ये वीडियो देख ली है उसको तो पता चल गया होगा कि भाई हाँ ठीक है, अभी प्लासी का युद्ध भागीरथी की नदी के किनारे हुआ, वरना कोई नॉर्मल स्टूडेंट ने अपनी वीडियो नहीं देखी है
तो ये भागीरथी तो भाई कहता ही नहीं करेगा, क्योंकि इसमें से क्या है, भागीरथी शुरुआत में यहाँ पर आ रही, उसके बाद उसने कोई जिक्र नहीं देखा हुआ, लेकिन उसका नाम फिर से भागीरथी हो जाता है। और भागीरथी का जब बांग्लादेश में जाती है तो नाम हो जाता है पद्मा। अब हमारे यहाँ पर इसमें से कुछ सहायक नदियां आती हैं, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले सहायक नदी ऊपर से आएगी रामगंगा। रामगंगा के बाद में आती है गोमती। गोमती के बाद में आएगी घाघरा, और घाघरा के बाद में आती है गंडक। बूढ़ी गंडक भी आती है, लेकिन उससे अपना कोई लेना देना नहीं है। और फिर यहीं से एंड में आती है महानंदा। ये हमारे पास में 5 नदियां आती हैं, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इनको फिर से अलग कलर में देखते हैं। सबसे पहले आएगी हमारे पास में राम गंगा। ये गंगा वर्ड है ना, ये गंगा बहुत बड़ा हुआ है, राम गंगा। फिर हमारे पास में नदी आएगी गोमती। गोमती के बाद में आएगी घाघरा। ये घाघरा है, इसको थोड़ा सा भाई छोटा करके लिखेंगे जिससे आपको आसानी हो। घाघरा। फिर आएगी हमारे पास में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। यहां से कोसी नदी और आएगी इसमें से। ये हमारे पास में आएगी गंडक, कोसी। कोसी को क्या बोला जाता है, बिहार का शोक। और ये महानंदा। ये हमारे कौन सा छोर है ये, यानी कि बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। अब इसी प्रकार से कुछ दाएं ओर से भी सहायक नदियां मिलेगी। जैसे यहाँ से बंदरपुंछ से पहाड़ी निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी, ये हरियाणा और यूपी की सीमा पर बहते हुए आगे चली जाएगी। और कहाँ पर मिलती है, इलाहाबाद में, या प्रयागराज, आज का आधुनिक नाम प्रयागराज में मिलती है। ठीक है जी। अब थोड़ा सा इसकी भी कुछ सहायक नदियां आती हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास में टोंस। टोंस के बाद में भरतपुर के पास हरियाणा के साथ में ही एक नदी आती है गंभीरी। गंभीरी। फिर नदी आएगी चंबल। चंबल नदी का पहले जिक्र हुआ था भाई, जब हमने मालवा का पठार पढ़ा था। और चंबल की भी 1-2 सहायक नदी जरूर आती है। एक तो आती है काली सिंध, यह पता होना चाहिए, और एक आती है शिप्रा। काली सिंध, शिप्रा। फिर इसी की कुछ सहायक नदियां आएंगी, सिंध, बेतवा और केन। ये इसकी सहायक नदी है। जब हमारे पास में हमने प्रायद्वीप भारत में देखा था विंध्या की पहाड़ी, और विंध्या की पहाड़ी में से हमारे पास में लास्ट में एक अमरकंटक पहाड़ी की चोटी थी, वहां से 2 नदियां निकाली थी। एक तो थी नर्मदा और एक दूसरी थी सोन। ये दोनों यहाँ से सोन नदी निकलती है और बिहार के पटना के पास जाकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ पर जगह है पटना, यानी कि ये पटना के पास, और नाम आता है सोन नदी। और इसकी एक सहायक नदी आती है रिहाद। और यह रिहाद पर जो एक बांध बना हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसी के पास में हमने देखा था छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में बांटा था एक नदी ने, उसका नाम था दामोदर नदी। और दामोदर नदी यहीं से निकलती है, और वो हुगली की सहायक नदी है, दामोदर नदी। ये प्रायद्वीप भारत में आती है भाई, दामोदर नदी, क्योंकि प्रायद्वीप भारत में हमारे पास में कौन सा, छोटा नागपुर का पठार देखने को मिला था। ये इस प्रकार से गंगा नदी और गंगा नदी के साथ में उसकी सहायक नदियां, ये हमारे लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें से सबसे पहले ये पूछा जाता है इसकी सहायक नदी कौन सी है और उनके बारे में क्या इनकी विशेषताएं रहती हैं। जिस स्टूडेंट को भी अगर वीडियो रोक के देखना है तो रोक के देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। 1 मिनट के लिए आपके पास अभी समय है।
ये देखो जी, यहाँ से आप लोगों के लिए 1 मिनट आप स्क्रीनशॉट तो लेना ही नहीं है, रोक के वीडियो बना सकते हैं, अच्छे से समझते हुए चलेंगे। अब हमारे पास हम इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे, ये कहाँ कहाँ से, इनके बारे में क्या क्या प्रोसेस रहती है। सबसे पहले जो आपको ये बताए गए है ना, प्रयाग, 500 प्रयाग याद होने चाहिए भाई। इसमें से 500 प्रयाग में से हम देखेंगे कि जो अलकनंदा सभी में कॉमन है। एक समस्या तुम्हारे पास में खत्म हो चुकी है कि अलकनंदा सभी में कॉमन है। उसके बाद कुछ अलग अलग नदियां आएंगी, उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले काम तो हमें यही करना है। देखो जी, कौन से आते हैं हमारे पास में, 3 प्रयाग हैं, उनको देख लेना, ये अलग से नोट कर लेना। जैसे ये अलकनंदा, अलकनंदा और धौली गंगा मिलेंगी तो उसको क्या बोला गया, 500 के 500 प्रश्न पूछे गए हैं अभी। धौली गंगा, तब इसको क्या कहा गया है, विष्णु प्रयाग। फिर हमारे पास में नेक्स्ट में आएगी अलकनंदा, कॉमन रहेगी, नंदाकिनी, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी। यहां हमारे पास रहेगा नंद प्रयाग, आसान है, अलकनंदा कॉमन है, न से नंदाकिनी, न से नंद प्रयाग। फिर आएगा अलकनंदा ये यहां पर भी मात्रा हाँ इस प्रकार से है। और प्लस में हम बात करेंगे पिंडार नदी, तो हमारे पास में इसका नाम होगा कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। फिर हमारे पास में जब हमने देखा था मंदाकिनी, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, तब उसका नाम था रुद्रप्रयाग। यह किसकी सहायक नदी है, अलकनंदा की। उसके बाद अलकनंदा भागीरथी की सहायक नदी बन जाती है, यानी कि अलकनंदा प्लस भागीरथी। इसका कौन सा प्रयाग होगा, देवप्रयाग, ये इसका नाम है। 500 प्रयाग भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, कौन से हैं, अलकनंदा प्लस धौलीगंगा विष्णु प्रयाग, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी नंद प्रयाग, अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है तो कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है तो रुद्र प्रयाग, और अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो देव प्रयाग, इसका मिलन स्थल कहलाता है। अब हमारे पास में इसी बात को दोबारा से हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमारे पास में आएंगी। ये 500 प्रयाग हैं, इनको एक बार में आपको देख लेना है। अब हमारे पास में टॉपिक क्या रहेगा, गंगा नदी के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। गंगा नदी, इसकी सबसे पहले आती है लंबाई। लंबाई कितनी आती है, पहला ही प्रश्न पूछा जाता है, और इसकी लंबाई आती है 2525 किलोमीटर। और भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, और भी अन्य ऐसी कोई नदी नहीं है जो भारत में इससे लंबी बहती हो। अब हमारे पास में आएगा जो अलग अलग ग्लेशियर पढ़े थे हमने, सतोपथ हिमानी ग्लेशियर आता है, वहां से अलकनंदा जलधारा निकलती है। यानी कि सतोपथी कहाँ पर थी, हमारे पास ग्लेशियर अलग होते हैं, पहाड़ी है, और पहाड़ी में जो ग्लेशियर आएंगे उनके बारे में चर्चा रहेगी। इसको हम मैप से देखते रहेंगे। यहाँ से सतोपथ हिमानी ग्लेशियर है, यहाँ से अलकनंदा आती है, गंगोत्री से आएगी भागीरथी। जब ये दोनों की दोनों आपस में देवप्रयाग के पास में मिलती है तो इसका नाम हो जाता है गंगा। बस अपने को यही बात नोट करनी है। सतोपथ हिमानी
शतोपथ, हिमानी, हिमनद से अलकनंदा जलधारा निकलती है। अलकनंदा जलधारा निकलती है। और गोमुख, गोमुख कहां पर है? गंगोत्री। और गंगोत्री कौन से हिमालय में आता है? वैसे भी गढ़वाल हिमालय में आता है। हिमालय दो प्रकार से बांटे गए थे, एक तो हमारे पास में था भौगोलिक विभाजन, एक हमारे पास में प्रादेशिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन में करते हैं मान हिमालय और प्रादेशिक विभाजन में करते हैं हुमायूं हिमालय। और कुमायूं हिमालय को भी दो भागों में बांटा गया था। कौन से? जो हमारे पास में पश्चिम में आता है उसको गढ़वाल हिमालय, और जो पूर्व में आता है उसको कुमायूं हिमालय। गंगोत्री, गंगोत्री से गंगोत्री गोमुख हिमनद से, गोमुख हिमनद से निकलती है। और देवप्रयाग के पास में मिलती है। देवप्रयाग के पास मिलती है, तब इसका नाम गंगा पड़ता है। तब इसका संयुक्त नाम गंगा है। यह चीज हमारे पास में गंगा है। अब हमारे पास में जो अलकनंदा और भागीरथी, जहां जहां से इनका उद्गम हुआ था, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इनके बारे में दो एक्स्ट्रा फैक्ट और हैं। जलधारा का हमने जिक्र कर लिया है। यहाँ पर ये कहाँ पर मिलेगी, कौन से प्रयाग बन रहे हैं, उनके बारे में भी कोई ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए। लेकिन अलकनंदा, केदारनाथ और बद्रीनाथ, यहां पर ये कौन सी नदी के किनारे होंगे वो तो आपको पता ही है, क्योंकि जहां से इनका उद्गम हो रहा है वो उसी नदी के किनारे होते हैं। यहां से हमारे पास केदारनाथ में आएगी नदी मंदाकिनी, और मंदाकिनी और बद्रीनाथ से कौन सी आ रही है? अलकनंदा। यानी कि केदारनाथ कौन सी नदी के किनारे और बद्रीनाथ है कौन सी नदी के किनारे है? ये है हमारे पास में बद्रीनाथ अलकनंदा, अलकनंदा नदी के किनारे। तो यहां से प्रश्न क्या बनता है? ये बद्रीनाथ है ना, ये यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, और ये कौन से भगवान को समर्पित है? ये विष्णु को समर्पित है। वैसे बद्रीनाथ और वैसे विष्णु को समर्पित है। यह प्रश्न पूछा गया है जी, समर्पित है। वैसे बद्रीनाथ और वैसे विष्णु। इसी प्रकार से केदारनाथ से जो नदी निकल रही है वो तो उसी के किनारे है। इसमें से में कोई एक्स्ट्रा फैक्ट जानकारी की जरूरत ही नहीं है। तो यहां से केदारनाथ से कौन सी नदी निकल रही है? मंदाकिनी, यानी कि मंदाकिनी नदी के किनारे है। और ये किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। शिव को समर्पित है। शिव को समर्पित है। और आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल भी केदारनाथ में है। आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल ये कहां पर है? केदारनाथ में। ये हमारे पास में इस नदी से रिलेटेड और स्थानों से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। फिर आएगा कि गंगा नदी कौन से राज्यों में बहती है? तो गंगा नदी 5 राज्यों में बहती है।
कौन से गंगा नदी 5 राज्यों में बहती है। कौन से आते हैं? उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में यूपी, यूपी के बाद बिहार, झारखंड, और झारखंड के बाद में वेस्ट बंगाल। यहाँ से प्रश्न एक बार पूछा गया था कि सबसे ज्यादा कौन से राज्य में बहती है और सबसे कम, दोनों के दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। तो यूपी में आएगा सबसे ज्यादा, और झारखंड में आता है सबसे कम। फिर ये वेस्ट बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर 2 भागों में खंड जाती है। कौन से 2 भाग आते हैं? वेस्ट बंगाल के फरक्का बांध भी बना हुआ है। फरक्का जगह है, जगह पर बांध बना हुआ है, इसलिए फरक्का बांध भी बहुत बार पूछा जाता है। कौन सी नदी पे है? गंगा नदी पे। और कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। फरक्का नदी फरक्का नामक स्थान पर 2 भागों में बंट जाती है। हुगली और भागीरथी। भागीरथी और भागीरथी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। भागीरथी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। ये हमारे पास में इनसे रिलेटेड जानकारी है। अब हमने देखा है कि गंगा को कुछ राष्ट्रीय नदी का भी दर्जा दिया गया है। वो कब दिया गया, और गंगा नदी में कुछ जलीय जीव भी पाए जाते हैं, उनके बारे में भी कुछ हमें जानकारी मिलती है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया। 8 में दिया गया। और गंगा नदी में सूस नामक एक अंधी डॉल्फिन पाई जाती है। अंधी डॉल्फिन जलीय जीव पाया जाता है। जलीय जीव पाया जाता है जो कि जल प्रदूषक का मानक है। जो कि जल प्रदूषक का मानक है। जो कि जल प्रदूषक का मानक है। ये हमारे पास में अच्छे प्रश्न है भी दोनों तीनों। और डॉल्फिन को जलीय जीव का दर्जा कब दिया गया, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। और डॉल्फिन को जलीय जीव का दर्जा 2009 में दिया गया। डॉल्फिन डॉल्फिन को जलीय जीव का दर्जा 2009 में दिया गया। यानी कि गंगा नदी के
जस्ट 1 साल बाद। इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में, अंधी डॉल्फिन को जलीय जीव का दर्जा 2009 में भी। दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन रहेंगे। अब हमारे पास में ओवरव्यू, जैसे कि गंगा कहाँ से निकली, कब इसका नाम गंगा पड़ा, कब ये मैदानी भागों में प्रवेश किया। एक बात और लिख लेना भी आप, उसके बाद ये गंगा नदी में मिलती है तो इसका नाम गंगा है, और हरिद्वार के पास मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और हरिद्वार के पास मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ये प्रश्न भी पूछा गया है, भाग में प्रवेश करती है। ये चीज हमारे पास में इनसे संबंधित जानकारी रहेगी। अब हम बात करेंगे, ये कौन सा प्रीव्यू था हमारे पास में, जब हम देखते हैं यहाँ से, ये है गंगा नदी, इसके बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिल रही है। यानी कि ऋषिकेश इसी के किनारे आता है, देवप्रयाग, फिर आएगा हरिद्वार, ये ऋषिकेश इसी पे आ रहा है, हरिद्वार के पास मैदानी भागों में कानपुर इसी के किनारे आता है, इलाहाबाद इसी के किनारे आता है, वाराणसी इसी के किनारे आता है, पटना भी इसी के किनारे आएगा। ये आगे चलते जाएंगे, हुगली नदी के किनारे आता है कोलकाता। जैसे जैसे आगे चलेंगे तो इनमें कोई ना कोई सहायक नदियां इन्हीं शहरों में मिलेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि अगर जैसे पटना के पास में कोई ना कोई सोन नदी मिल रही है, पटना में मिल रही है, तो हमें ये बताने की क्या जरूरत पड़ेगी कि पटना गंगा नदी के किनारे है, क्योंकि ये बात खुद ही बोल रहा है पर्सन। तो अब हमारे पास में यहाँ से जब देख रही हैं तो गंगा के अंतर्गत भागीरथी है, उस पर कुछ बांध भी बने हुए हैं, वो भी देखेंगे, लेकिन इसकी सहायक नदियां आती हैं, जैसे रामगंगा, रामगंगा के बाद में आएगी गोमती, गोमती के बाद में आएगी हमारे पास में यहां से घाघरा, गंडक, ये इस प्रकार से गंडक यहां पर आएगी, कोसी, कोसी पूरा भी बिहार से आएगी, फिर आएगी महानंदा, ये थोड़ा सा इस प्रकार से आएगी। और इसी से रिलेटेड इसी के पास में ये अपना कहाँ पर है, हरियाणा, ये शायद दिल्ली है यहाँ पे, या यहाँ से एक नदी निकलेगी और इलाहाबाद के पास में उसमें मिल जाती है, यानी कि ये यमुना नदी है, यमुना की सहायक नदियां फिर इसके नीचे से आएगी। तो यहाँ से हमने ये चीजें बहुत अच्छे से देख ली, ये इंडिया मैप में भी हमने इसको समझ लिया है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास में प्रश्न कहाँ से बनेंगे। सबसे पहले आता है भागीरथी पर एक बांध आता है टिहरी बांध, और इसकी ऊंचाई, यानी कि टिहरी बांध कहाँ पर है, ये प्रश्न पूछा जाता है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर, ऊंचाई 261 मीटर, और इस ऊंचाई की भी विशेषता रहती है कि ये विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है, विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध। और इसकी क्या विशेषता रहती है टिहरी बांध की, ये यूपी और दिल्ली को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराएगा। यूपी, इसका उद्देश्य क्या है, यूपी और दिल्ली को पेयजल उपलब्ध करवाना, यानी कि इसका एम रहेगा, एम, यानी कि यूपी और दिल्ली को पेयजल उपलब्ध कराना। अब हमारे पास में कुछ नदियां आएंगी, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर बाएं ओर से सहायक नदियां कौन सी आती हैं। पश्चिम से, यह प्रश्न भी पूछा गया है, पश्चिम से पूर्व की ओर बाएं ओर से सहायक नदियां,
सहायक नदियां। यानी कि कहने का अर्थ क्या है, ये इस प्रकार से अलकनंदा भागीरथी मिली और ये नदियां आगे चली। यहाँ पर हो चुकी है गंगा, और गंगा के बाद मतलब ये हमारे यहाँ पर आता है पश्चिम, और यहाँ पर आता है पूर्व, और ये इसका बायां छोर है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो सहायक नदियां आ रही है वो हमें देखनी है भी कौन सी नदियां यहाँ पर आती है। राम गंगा फर्स्ट पे आती है, राम गंगा। यह प्रश्न पूछा गया है अभी। राम गंगा के बाद में गोमती, गोमती के बाद में आएगी हमारे पास में घाघरा, फिर आएगी गंडक, गंडक के बाद में आती है कोसी, और कोसी के बाद में आएगी महानंदा। और ये महानंदा के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि दाएं बाएं ओर से मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी है। अब इन्हीं के बारे में इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे डिटेल से। कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। विराम गंगा इसकी सहायक नदी है, गोमती भी इसकी, घाघरा इसकी सहायक नदी है, गंडक, कोसी और महानंदा। पहले नंबर पे विशेषता ये रहेगी कि ये इनकी बाएं ओर से सहायक नदियां यानी कि हिमालय से आ रही है। अब हमारे पास में आएगी, फर्स्ट पे आता है रामगंगा। इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, ना ही अपने को ये कहाँ से उद्गम होती है, कहाँ ये मिलती है, कोई लेना देना नहीं है। बस सहायक नदी है, और सहायक नदी और इसके किनारे मुरादाबाद शहर आता है। बस राम गंगा, किनारे शहर मुरादाबाद। यह प्रश्न पूछा जाता है। फिर आएगा हमारे पास में सेकंड गोमती। गोमती नदी के बारे में भी कोई ज्यादा खास जानकारी नहीं है, ना ही ये कहाँ से उद्गम होता है, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके किनारे भी लखनऊ शहर आता है। बस प्रश्न ये पूछा जाएगा, किनारे शहर लखनऊ, लखनऊ। इन दोनों को मैप से देख रहे हैं भी एक बार। अच्छा खासा मैप बनाया था भी हमने, बहुत अच्छी मेहनत भी की है इसके लिए। ये हमारे पास में यानी कि रामगंगा नदी के किनारे शहर आ रहा है, इसको लिखते हैं यहाँ पे मुरादाबाद। इसके किनारे आ रहा है लखनऊ, और इससे हमें कोई ज्यादा जानकारी लेने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। अब हमारे पास में नेक्स्ट आएगी घाघरा नदी। ये कहाँ पर है हमारे पास में, ये यहाँ पर थर्ड नंबर पे आती है घाघरा नदी, और इसका उद्गम तिब्बत से होता है भाई। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये नेपाल के ऊपर जो देश आता है, तिब्बत से इसका उद्गम होता है। घाघरा नदी, घाघरा नदी उद्गम तिब्बत में माप चाचुंग, माप चाचुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है जी। ये उद्गम भी पूछा गया एक बार, माप चाचुंग हिमनद से। उसके बाद में ये क्या होगा, भारत में प्रवेश करेगी, और भारत में प्रवेश करने के बाद में नेपाल, और नेपाल के बाद में भारत, और भारत में छपरा नामक स्थान पर ये हिमनद से होता है। नेपाल में बहने के बाद छपरा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। नेपाल में बहने के बाद छपरा नामक, छपरा कहाँ पे है, बिहार में है, स्थान पर गंगा में मिल जाती है।
गंगा में मिल जाती है। अब इसकी कुछ सहायक नदियां भी आती हैं जी। इसकी सहायक नदियां वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगी। घाघरा की सहायक नदी, इनके बारे में विशेषताएं रहेंगी। जैसे आता है सहायक नदी, सबसे पहले आता है शारदा नदी। शारदा नदी सेकंड पे आएगा हमारे पास में सरयू नदी। सरयू के बाद में आता है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आता है राप्ती नदी। अब इनके बारे में क्या क्या जानकारी रहती है वो हम देखेंगे। शारदा नदी, जिसे नेपाल में काली नदी के नाम से जाना जाता है, जिसे नेपाल में काली नदी कहा जाता है, नेपाल में काली नदी कहा जाता है। फिर आता है सरयू, जिसके किनारे अयोध्या शहर आता है। किनारे शहर अयोध्या, अयोध्या शहर आता है। फिर हमारे पास में राप्ती आएगी, और राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर आता है? राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर शहर आता है। गोरखपुर, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं भी इसको मैप से। जो मैप हमने यहाँ पर बनाया है, इस मैप को भी इतना सुंदर बना देना है कि आपको सारे कुछ जानकारी हमें मैप से ही मिलने स्टार्ट हो जाए। लास्ट में एंड में आप भाई मैप ही देखो और सारी जानकारी हमें यहाँ से एक साथ ही मिले। ये हमारे पास में घाघरा, घाघरा से यहाँ से आती है काली नदी। यह तिब्बत से आ रही है ऊपर, लेकिन नेपाल में बहने के बाद में भारत में आती है, और ये काली नदी भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है शारदा। काली नदी का जिक्र हमने जब हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पढ़ा था, तब हमने देखा था कि नेपाल हिमालय का विस्तार काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक है। यह वही काली नदी है। और इस काली नदी की एक विशेषता और है, यह भारत और नेपाल के बॉर्डर पर बहती है, यानी कि बॉर्डर सीमा या नदीय सीमा भी बनाती है। ये बात भी नोट कर लेना। उसके बाद में आएगी हमारे पास में सरयू, ये आती है सरयू, और सरयू के किनारे आता है अयोध्या। अयोध्या, और इसके नीचे आती है राप्ती, और राप्ती के किनारे आता है गोरखपुर, और ये कौन सी जगह पर मिलती है? छपरा में मिलती है। ये बात भी हमें पता होना चाहिए। इस मैप को एंड तक भी इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप सिर्फ मैप ही देखते रह जाओगे। यानी कि रामगंगा के किनारे हमारे पास मुरादाबाद था, गोमती के किनारे लखनऊ है, और घाघरा की सहायक नदी आती है शारदा नदी, सरयू नदी और राप्ती। अब हम बात करेंगे गंडक नदी। गंडक नदी के बारे में हमें क्या जानकारी मिलेगी? यहाँ से ये अच्छे खासे हमने जानकारी प्राप्त कर ली, जिसे नेपाल में काली नदी कहा जाता है। अब हमारे पास में आएगी नेक्स्ट में चलने वाली, कौन से नंबर की नदी आ चुकी है? 4th नंबर पे, और गंडक नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल और चीन की सीमा पर, यानी कि ये नेपाल के से बाहर आएगी। 4th नंबर पे आता है हमारे पास में गंडक नदी। गंडक नदी उद्गम कहीं से हो, अपने को कोई लेना देना नहीं है। उद्गम नेपाल और चीन की सीमा के निकट, नेपाल और चीन की सीमा के निकट। फिर हम बात करेंगे, यहां से आगे चलते हैं तो नेपाल में इस नदी का क्या नाम है? नेपाल में
इस नदी को नारायणी या शालिग्राम कहा जाता है। नारायणी या शालिग्राम कहा जाता है। फिर हमारे पास ये नेपाल में बहने के बाद में बिहार के चंपारण जिले में प्रवेश करती है और चंपारण जिले के बाद ये जौनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार के चंपारण में भारत में प्रवेश करती है। ये मक्खी भी बहुत परेशान कर रही है, कहीं ना कहीं बोर्ड पे कोई ना कोई निशान छोड़ती जा रही है। चंपारण में भारत में प्रवेश करती है और फिर सोनपुर के पास, सोनपुर कहाँ पे है? बिहार। के पास गंगा नदी में मिल जाती है। यहां से ये कोई बड़े प्रश्न नहीं है, कोई अहम प्रश्न नहीं है अभी इसका उद्गम कहाँ से हुआ, कोई लेना देना नहीं है। हाँ, नेपाल में इसको नारायणी या शालिग्राम कहते हैं, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद ये सिर्फ आपको सामान्य जानकारी है। लेकिन यहाँ से गंडक नदी के किनारे बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है। इस नदी के किनारे बिहार में एकमात्र वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क बना हुआ है। बिहार में एकमात्र वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क बना हुआ है। यहाँ पर वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क बना हुआ है। राष्ट्रीय पार्क बना हुआ है। यह प्रश्न पूछा जाता है जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीजें। फिर आएगा हमारे पास में कोसी नदी। कौन सा नंबर आ चुका है? 5वां, कोसी नदी। कोसी नदी का भी उद्गम तिब्बत से होता है, में इससे कोई लेना देना नहीं है, उद्गम होगा तिब्बत से। नेपाल के बाद भारत में प्रवेश करती है और राजमहल के पास, राजमहल कहां पे है? बिहार में, के पास गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी में मिल जाती है। फिर आएगा हमारे पास में भी ये चीजें, नेपाल से भारत में प्रवेश करती है, गंगा नदी में मिल जाती है, कोई ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बातें नहीं है। लेकिन कोसी नदी को क्या कहा जाता है, ये बातें आई। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये बिहार में क्या करती है, अभी बाढ़ लाने का काम करती है। तो इसके जल नियंत्रण के लिए इसमें बहुत सारे बांध बनाए गए हैं, और बांध भी कितने बनाए गए हैं? 52 बांध बनाए गए हैं इस नदी पर। यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। यह नदी अपने मार्ग
परिवर्तन के लिए जानी जाती है। के लिए जानी जाती है, यानी कि ये बहुत ज्यादा परिवर्तन करती है। और इस नदी पर कुल 52 बांध बने हुए हैं। इस नदी पर यह प्रश्न पूछा गया है, पर कुल 52 बांध बने हुए हैं। बने हुए हैं, जिसमें प्रसिद्ध बांध कोसी बांध है। प्रसिद्ध बांध कोसी बांध है। ज्यादा मुश्किल नहीं है अभी। कोसी बांध कहाँ पर है? कोसी नदी पर है और ये भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। प्रसिद्ध बांध कोसी बांध है। यह भारत और नेपाल की सीमा पर है, यानी कि बिहार में है। भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ये हमारे पास में जो पूर्व से पश्चिम की ओर यानी बाएं ओर से जो सहायक नदियां आ रही है, उनके बारे में क्रम निरंतर चलता जा रहा है। सबसे पहले हमने देखा था रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, और एंड में आएगी हमारे पास में महानदी। महानदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों? मैं उसके बारे में बताऊंगा। महानदी, इससे पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि गंगा नदी के तट पर, यानी कि पश्चिमी सबसे पूर्वी नदी कौन सी आती है? महानदी आती है। और इसका उद्गम कहाँ पर आता है? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से आता है उद्गम। और दार्जिलिंग कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। और यह नदी बिहार, और ये उद्गम पूछा गया है, बिहार और वेस्ट बंगाल की सीमा पर बहती है। ये कोई प्रश्न पूछा नहीं गया, लेकिन पता होना चाहिए। यह नदी बिहार और वेस्ट बंगाल की सीमा पर बहती है। इस नदी पर शालिग्राम, शालिग्राम कहाँ पर है? अभी बिहार में है। शालिग्राम और मालदा शहर, मालदा का पहले जिक्र आया है अभी। मालदा शहर इस नदी के किनारे है, इस नदी के किनारे है। और गंगा की बाएं ओर से मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी भी कौन सी आती है? महानंदा, महानदी। नंदा नहीं है, महानदी। महानंदा है भी, महानंदा, महानदी नहीं है, महानंदा। महानंदा नदी, यानी कि इसका उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ियों से बिहार और वेस्ट बंगाल के बीच में बनाती है। शालिग्राम और मालदा शहर इस नदी के किनारे स्थित है। मालदा गैप आया था हमारे पास में, वो कहाँ पर आया था आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। और इसका जिक्र मैं इतना बता सकता हूँ कि ये जो छोटा नागपुर का पठार था, उसके बाद इसका जिक्र आया है, या हम कह सकते हैं मेघालय के पठार में इसका जिक्र आया भी। वो कहाँ कहाँ पर था, क्या चीजें थी। और महानंदा गंगा नदी की बाएं ओर से मिलने वाली
सबसे पूर्वी नदी, सबसे पूर्वी नदी। और ये प्रश्न पूछा गया है, अभी क्यों पूछा गया है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे हमारे पास में जब हमारे पास ब्रह्मपुत्र नदी आएगी, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से थोड़ा सा इस प्रकार से अपना इंडिया रहता है, बिल्कुल शॉर्टकट में समझना है, और ये इस प्रकार से बहते हुए, और यहाँ से जब जमुना आएगी तो गंगा, जो तीस्ता नदी है ना, वो पहले गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, लेकिन वो अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन चुकी है। तो यहाँ पर जब इसमें महानंदा आती है तो अब ये इसमें सबसे पूर्वी नदी आ जाती है, और सबसे पूर्वी नदी पहले हुआ करती थी तीस्ता। उन्होंने भी अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया, वो अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन चुकी है। तो इसीलिए ये प्रश्न भी मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। ये हमारे पास में गंगा और उसकी बाएं तट की सहायक नदियां जो हमने देखी थी, अब हम इनको मैप से भी देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ पर हमारे पास में आती है। पहले तो इसका हम क्विक रिवीजन करेंगे, रिवीजन करने के बाद में हम देखेंगे कि मैप से हमारे पास में क्या क्या चीजें हमने जानी है। चलो हम इसको मैप से ही देख देते हैं भाई। यहाँ ये कहाँ पर मिलती है, राजमहल के पास में मिलती है, और इससे ऊपर हमारे पास में कोसी नदी, कोसी नदी के बाद गंडक नदी, और ये गंडक नदी सोनपुर में हमारे पास कहाँ पर मिलेगी, इसमें, इसके बारे में देखेंगे ये कहाँ कहाँ पर मिल रही है। यानी कि सोनपुर कहाँ है, यहाँ है। सोनपुर। कोसी नदी कहाँ पर मिल रही है, कोसी नदी राजमहल, ये थोड़ा सा भी ठीक नहीं चल रहा है, राजमहल, थोड़ा सा इसको यहाँ पर लिख देते हैं, राजमहल। ये चीजें हमारे पास में इससे संबंधित जानकारी रहेंगी। और जो बाएं और दाएं ओर से आ रही है सहायक नदियां, उनका जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोगों को जो ये वीडियो पढ़ाई गई अभी, इसके बारे में कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं भाई। इससे ज़्यादा गहराई में और बढ़िया तरीके से भाई अगर आपको पढ़ना है तो अपने चैनल के साथ में जुड़ना होगा, वरना चीज़ें वही आएंगी कि हम 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। तो उसका समाधान यही है, समय रहते समाधान हो जाए तो इसी में भलाई है। और आप इसी के लिए लगातार पढ़िए, अपने जो वीडियो आ रही हैं उनके साथ में जुड़िए, उनके नोट्स बनाइए। अगर आप लोगों को सच में यह चीज़ें पसंद आ रही है तो भी चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंचाना है, जिससे उसको आसानी हो सके। ये चीज़ें अभी इसको हम देखें, बार बार क्या चीज़ें देखनी है, वही चीज़ें हैं। और इसमें से आपको इस मैप से भी आप देख लेना, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी बिल्कुल एंड तक।